हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया भी है, तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वहां से वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा जहाँ से आप चैप्टर 3 को कम्प्लीटली अच्छे से रीड कर सकते हैं। तभी जाकर ये जो वीडियो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस वाला आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि जब आपके पास कंसेप्ट रहेंगे तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। देखिए पार्ट 3 जनसंख्या संगठन, पहला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। आपको पता है, पढ़ाया भी गया है कि, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ लीजिए जाकर। आपको पढ़ाया गया है कि दुनिया में हर कोई है एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। हम लोग कैसे उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं। तो जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है, इसमें आपको जनसंख्या संगठन जो ये टॉपिक है, इसमें जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सकती है तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। जितने भी लोग हैं उनको आप लिंग के आधार पर भी बांटते हैं, प्लस में उनका रहने का जो स्थान है उसके आधार पे। तो वही कहता है यहाँ पे आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान जो होता है, यानी कि रेसिडेंस जो होता है उसका, ऑक्यूपेशन जो पेशा होता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने दिन वो जीवित रह सकते हैं, क्या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो उसके आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्न यही है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। संगठन है तो जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या संगठन जो है जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सकती है, जिसके द्वारा हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों समूह में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वो किसके आधार पे भाई, तो वो हम लोग एज के आधार पे, लिंग के आधार पे, उनके रहने के आवास के आधार पे, तथा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनके जीवन के आधार पे, उनके एजुकेशन पे भी, और ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा पे भी, जिनसे वो भिन्न हम लोग को मतलब पता चले कि हाँ इसमें क्या गुण है, क्या कुछ है, तो वो प्रदर्शित हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या संगठन। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इससे अच्छे से समझ गए होंगे। सेकंड जो आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और प्रश्न है आपका कि आयु संरचना का क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर। तो एज स्ट्रक्चर आपको पढ़ने के लिए क्यों मिलता है। जैसे किसी देश है, कोई भी देश है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तो उसका एज स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। तो फर्स्ट हम लोग ऐसे उसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ युवा वर्ग हो गए, ठीक है। युवा वर्ग या हम लोग कहते हैं बॉड है, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी 60 वर्ष से अधिक हो जाती है, वृद्ध जनसंख्या जिसे आप कहते हैं। तो हम लोग को पता चलता है, जैसे अगर हम लोग एज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जिससे हम लोग को ये पता चलता है, डिटरमाइन करने में आसानी होती है कि कितने युवा हैं, आखिरकार युवा को क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको क्या क्या ज़रूरतें देनी चाहिए, कितने वृद्ध लोग हैं, वृद्ध जनसंख्या हमारे देश में कितनी है। तो वृद्ध को जैसे उनके लिए दवाइयों का मतलब क्या करना, उसको दवाई को पहुंचाना, स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनकी सेवाएं हैं उनको देना, तो ये हमें पता चलता है। तो प्रश्न आपका है कि आयु संरचना का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आयु संरचना जो है वो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे आपको पता है, जैसे मैं कहूँ कि 15 से लेकर 59 वर्ष तक का क्या आता है जी, तो आप बोलिएगा कि सर वर्किंग एज है सर, यानी कि ये कार्यशील जनसंख्या है। बिल्कुल, तो वर्किंग पॉपुलेशन है, ये कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या को प्रदर्शित करती है 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग, ठीक है। अगर यही 60 वर्ष से अधिक की मैं बात करूं तो आप यही सिंपल सा बतलाइएगा कि ये वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है सर। हाँ जी बिल्कुल, वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। और वृद्ध जनसंख्या को क्या चाहिए भाई, वृद्ध जनसंख्या को जैसे चाहिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं चाहिए, अधिक खर्च की आवश्यकता उनको होती है। और युवा जनसंख्या जैसे हो गया तो उनको क्या चाहिए, शिक्षा उक्षा। तो ये हमें एज स्ट्रक्चर से पता चलता है। प्लस में एक प्रश्न ऐसा भी है कि युवा जनसंख्या का अगर उच्च अनुपात है तो समझ लीजिए कि जन्म दर क्या है, ऊंची है, और जनसंख्या जो है वहाँ का युवा है। तो ये भी आपके लिए एक आइडेंटिफिकेशन होता है, इससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि युवा जनसंख्या अगर किसी देश में है तो समझ लीजिए ज़्यादा, अगर युवा जनसंख्या है तो समझ लीजिए कि वहाँ की जो जन्म दर है, यानी कि जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। जब बर्थ रेट ज़्यादा रहेगा तभी तो युवा जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा होगा। क्लियर। तो ये कंसेप्ट आपको ये भी समझना होगा। आई होप कि आपको दोनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। देखिए तीसरा जो प्रश्न है कि लिंग
लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? पहले तो ये बताइए कि लिंग अनुपात कहते किसको हैं? पढ़ाया गया ना जी अच्छे से। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशियो? तो आप लिंग अनुपात से क्या समझते हैं? तो कहा जाता है कि स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुष की संख्या गुने 1000 से सरगुना कर देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं लिंग अनुपात। तो भारत में लिंग अनुपात मापने का सूत्र क्या है? तो भारत में लेडीज फर्स्ट, तो सबसे पहले ऊपर स्त्री रखिए, स्त्री की संख्या, स्त्री की जनसंख्या कह दीजिए आप, तो स्त्रियों की जनसंख्या और बटा में पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है। और इसमें अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका क्या जानता है? सेक्स रेशियो निकल जाता है। कहाँ का? ये भारत में है। लेकिन अन्य देशों की अगर हम लोग बात कर लें तो कुछ ऐसे भी देश हैं विदेश में जहाँ पे स्त्रियों की जनसंख्या को नीचे रखा जाता है और पुरुषों की जनसंख्या को ऊपर रखा जाता है और उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर अपने यहाँ का बताए इन इंडिया तो फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल पॉपुलेशन इंटू 1000 कर देना है। और अगर आपको यहाँ पर बोल दे किसी अन्य देशों के बारे में लिंग अनुपात के बारे में बतलाया जाए तो वहाँ पर क्या होता है? ऊपर में आपका मेल पॉपुलेशन हो जाएगा, नीचे फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000। तो ऐसे आप कर सकते हैं। भारत में क्या हो गया? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी कि 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या? लिंग अनुपात कहते हैं। तो ये आप टर्म्स को याद रखिएगा। भारत में क्या हो जाएगा? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, इसको हम लोग यहाँ पर लिंग अनुपात कह देंगे। क्लियर? ये टर्म्स आपको समझना होगा। और सबसे ज्यादा उच्च लिंग अनुपात किस देश का है? तो लैटविया का है, जहाँ पे 100 स्त्री पर केवल 85 पुरुष है, तो उच्च लिंग अनुपात हो गया। और सबसे कम का है तो संयुक्त अरब अमीरात का। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, मैंने ये कंसेप्ट आपको बतलाया भी था। अमीरात का क्या है? 100 पुरुष पर 311, 100 स्त्री पर 311 महिला है जी, 100 स्त्री पर 311 महिला है। और यही अगर हम बात करें लैटविया की, तो लैटविया में 100 अगर स्त्री है तो वहाँ पर 85 पुरुष है। तो उच्च लिंग अनुपात कहाँ में हुआ? लैटविया में हुआ। और सबसे निम्न जो लिंग अनुपात हुआ वो आपका कहाँ में हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात में। ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ना बार बार पूछा है, तो इसको आप अच्छे से डिटरमाइन करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग वाला प्रश्न है। प्रश्न आपका लॉन्ग का थोड़ा लाजवाब रहता भी है। और प्रश्न कहता है आपका कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। तो कुछ नहीं, इसमें क्या करना है? ग्रामीण संगठन क्या है, मतलब ग्रामीण में हम लोग गांव के लोगों को कैसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं और हम लोग नगर के लोगों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब कंपेयर कर देना है। गांव और नगर में कंपेयर कर देना है कि गांव वाले लोगों को आप कैसे समझ जाइए कि गांव ग्रामीण लोग हैं, नगर के लोगों को आप कैसे समझिएगा कि ये नगर का लोग है। ठीक है? तो जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपको जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय संगठन विभाजन निवास के आधार पर होता है। जैसे उनका रहने का कहाँ जगह है, गाँव में निवास करते हैं तो वो आपका क्या हो गया? ग्रामीण हो गए। अगर नगर में निवास करते हैं तो आपके नगरीय हो गए। क्लियर कंसेप्ट? तो ये टर्म्स यहाँ पर हो गया। अब इसको आपको क्या करना होगा? यहाँ पे कुछ डिफरेंट, दोनों में कुछ अंतर दिखा दीजिए। जैसे ग्रामीण जनसंख्या की बात की जा रही है तो ग्रामीण जनसंख्या में छोटी छोटी वस्तुओं में रहती है जिसे ग्राम कहते हैं हम लोग। लेकिन यही अगर नगर की हम लोग बात कर लेंगे तो नगर में क्या हो जाएगा? बड़ी बड़ी बस्तियों में रहते हैं जिसे हम लोग नगर कहते हैं। और ग्रामीण जनसंख्या जो मुख्यतः होता है वो प्राथमिक व्यवसायों में लगी होती है। प्राथमिक व्यवसाय मतलब पता है ना? कृषि करना, मछली पकड़ना, तो ये सब उनका होता है। आखेटन होता है, शिकार करना, तो ये आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं जो कि जनरली ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे रिलेटेड होते हैं। और यही नगर की बात कर लें तो ज़्यादातर लोग द्वितीय और तृतीयक में ही क्या करते हैं? अपना संलग्न होते हैं, अपना समय एक्सपेंड करते हैं। तो नगरीय जनसंख्या का 3/4 से अधिक भाग द्वितीय अथवा तृतीय व्यवसायों में लगे होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको दोनों में आपको अंतर दिखा देना है। ग्रामीण जनसंख्या के मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आदि है। और यही अगर हम लोग शहरों की बात कर ले तो शहर में आपका क्या हो जाएगा? नगरीय जनसंख्या में मुख्य व्यवसाय निर्माण, उद्योग, व्यापार, यातायात, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, ये सब हो जाएंगे। तो प्रश्न अगर ऐसे कहते, देखिए प्रश्न को कैसे पूछा गया था। प्रश्न बहुत ही आसानी से पूछा गया था कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करना था। तो आपको क्या करना होगा? ग्रामीण का और नगर का दोनों में आपको अंतर क्लासिफाइड करना है। क्लियर कंसेप्ट? समझ में आया? आई होप कि आप इसे अच्छे से कर लोगे। चलिए अगले प्रश्न को रुक करते हैं। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है कि विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग के में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यवसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। यानी कि डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस इन द सेक्स एज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है जी। देखिए प्रश्न को थोड़ा अच्छे से अगर आप समझ लीजिएगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए प्रश्न क्या कहता है? विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग के असंतुलन, जो आयु लिंग बनता है तो उसके असंतुलन की बात की जा रही है। जैसे आपको चैप्टर पढ़ाते समय मैंने दिखाया था पिरामिड, मैंने आपको दिखाया था
पिरामिड क्यों बनाया जाता है? इसका जो स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की जनसंख्या को जनरली डिटरमाइन करने के लिए, बतलाने के लिए कि देश में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़के की संख्या ज़्यादा है, इसको दर्शाने के लिए वहाँ पे इसका हम लोग पिरामिड बनाते हैं और पिरामिड के जरिए हम लोग इसको समझते हैं, स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या को। तो देखिए प्रश्न है, जैसे हम लोग विकासशील देश की बात करें, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए नाइजीरिया का और ये जो जापान वाला है वो मैंने दिखाया था। आपको पता है ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है, सॉरी। तो दाएं तरफ स्त्री रहती है और बाएं तरफ अगर हम लोग बात कर लें, पेन मैं बदल लूँ, दाएं तरफ स्त्री है आपका, बाएं तरफ पुरुष है, ठीक है। तो ऐसे समझिए, यहाँ पर ये पुरुष है और इधर स्त्री। तो देखिए जैसे नाइजीरिया की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे 0 से 4 साल के बच्चे कितने हैं, भरे पड़े हैं, है कि नहीं। 5 से 9 साल के बच्चे क्या हैं, ये भी भरे पड़े हैं। लेकिन अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते, देखिए यहाँ पे 85+ वाले कितने हैं, बहुत कम आपको मिलेंगे, है ना जी, बहुत कम। 80 से 84 साल वाले बहुत कम मिलेंगे, 75 से 79 साल वाले बहुत कम मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बर्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके अनुसार यहाँ पर ये जो ऊपर का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, डेथ रेट धीरे धीरे यहाँ पर जो युवा वर्ग हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन मतलब जनरली ये सामान्य रूप से नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट आपको इस तरह से मैंने अच्छे से बतलाया भी था कि जो अधिकांश विकासशील देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार चौड़ा होता है तथा शीर्ष पतला होता है। तो जो आपके विकासशील देश होते हैं, जैसे अपना देश भारत है, तो नीचे ज़्यादा होगा, ऊपर उसका मतलब उसका ऊपर क्या कहते हैं, ऊपर पतला हो जाएगा। लेकिन जो विकसित देश है उसका सब जगह लगभग सेम ही रहेगा। जैसे देखिए जापान की बात कर लें तो यहाँ पर अभी जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। अगर हम लोग जापान की बात करें तो इसका पिरामिड देखिए कितना इसका पिरामिड है। तो इसका पिरामिड देखिए 5 से 9 साल, बर्थ रेट भी ठीक है और यहाँ पर देखिए डेथ रेट भी ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं ना, जैसे इसका पिरामिड जो बना है वो किस तरह से बन रहा है, इस आकार का बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी को आपको समझाना था। तो प्रश्न यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह है, कहता है कि उत्तरदायी कारकों का विवेचना करना है। तो इससे हमको पता चलता है कि किसी देश की जनसंख्या जो है वो किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है, वहाँ पे कितने ज़्यादा युवा लोग हैं, कितने ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, कितना जवान है, और कि कैसे उनकी डेथ रेट, बर्थ रेट, क्या कुछ उनके ग्रोथ के बारे में हमें पता चलता है, जनरली पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में पता चलता है। तो आई होप कि आपको एनसीईआरटी का ये सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप लोग रीड कीजिएगा। मैं इसका टेलीग्राम पर आपको PDF प्रोवाइड करा देता हूँ, जहाँ से आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। और प्लस में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और समझिए। और चैप्टर 3 को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।